ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। और इसमें जो जी की वैल्यू मैंने बताई थी आपको कितनी होती है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन कि जितने भी हमारे प्लैनेट्स हैं वो सन के चारों ओर किसी ना किसी ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं। तो उस ये जो चक्कर लगाते हैं तो उस के ऊपर ही केपलर्स ने 3 लॉज दिए जो कि हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस केपलर्स फर्स्ट लॉ। केपलर का फर्स्ट लॉ क्या कहता है? केपलर्स का फर्स्ट लॉ इसे हम कहते हैं लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। अब आप पूछोगे कि ऑर्बिट क्या होता है? तो ऑर्बिट क्या होता है कि कोई भी अगर प्लैनेट सन के चारों ओर अगर मूव कर रहा है या किसी और स्टार के चारों ओर मूव कर रहा है या कोई प्लैनेट किसी अदर प्लैनेट के ऊपर के चारों ओर मूव कर रहा है, तो वो जो मूव करने वाला जो पाथ है, वो जो मूव करने वाला जो पाथ है, उस पाथ को ही हम क्या बोलते हैं? उसका ऑर्बिट बोलते हैं। कि वो जो प्लैनेट है उस स्टार के चारों ओर या किसी दूसरे प्लैनेट के चारों ओर जिस पाथ पर वो घूमता है उसे ही हम क्या बोलते हैं? ऑर्बिट बोलते हैं। क्लियर है? तो यहां तक आपका क्लियर होना चाहिए कि ऑर्बिट क्या होता है। अब ये जो लॉ है, इस लॉ के बारे में पढ़ने से पहले हम थोड़ी बेसिक नॉलेज ले लेते हैं, क्योंकि इसमें हमारी थोड़ी बेसिक नॉलेज हमें काम आएगी। ये जो आपका लॉ है, एवरी प्लैनेट मूव्स अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट। तो ये इलिप्टिकल ऑर्बिट क्या होता है? ये जो इलिप्टिकल ऑर्बिट क्या होता है, तो उससे पहले हमें जानना जरूरी है कि इलिप्स क्या होता है। तो इलिप्स क्या होता है कि सपोज कीजिए कि हमारे पास एक सर्कल है और उस सर्कल में क्या डिफाइंड होता है कि सेंटर से आप इसके पाथ पर कोई भी अगर डिस्टेंस यहां से लेंगे तो वो क्या होती है? कांस्टेंट होती है और वो उसकी रेडियस के इक्वल होती है। तो सपोज कीजिए कि यहाँ पर ये O पर, यहाँ पर इसका सेंटर है और O से A तक की अगर डिस्टेंस ली या B तक की डिस्टेंस ली या C तक की डिस्टेंस ली, तो ये क्या होती है? ये कांस्टेंट होती है। तो इसे हम बोलते हैं सर्कल। अब अगर इसी सर्कल को हम क्या कर दें? थोड़ा सा ऊपर से थोड़ा सा इसे दबा दें, चपटा कर दें, तो ये क्या बन जाता है? इलिप्स बन जाता है। क्या बन जाता है? ये इलिप्स बन जाता है। तो इसकी जो सर्कल की प्रॉपर्टीज है और इलिप्स की जो प्रॉपर्टीज है वो दोनों अलग अलग होती हैं। तो अभी हम समझेंगे कि जो यहाँ पर इलिप्स की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो सपोज कीजिए कि ये जो एक लाइन है, लाइन जॉइनिंग इज है, एक लाइन यहाँ पर हमने इसके सेंटर से जो होकर पास हो रही है। क्लियर है? तो यहां पर क्या होता है कि इस इलिप्स के क्या होते हैं? 2 फोकस होते हैं इसके। एक तो फोकस होगा इसका यहां पर और दूसरा फोकस होगा इसका यहां पर। तो इस डेफिनेशन में हम यूज करते हैं एक वर्ड फोकी। तो फोकी क्या होता है? प्लूरल वर्ड होता है। क्लियर है? तो एक्चुअल जो वर्ड है वो क्या है? फोकस। तो फोकस का जो प्लूरल वर्ड होता है वो क्या होता है? फोकी होता है। तो इसके यहां पर ये 2 फोकस होते हैं। अब इन दोनों फोकस से क्या करें कि अगर इस इलिप्स को समझना है तो कैसे समझेंगे? कि सपोज करो कि एक पॉइंट मैंने यहां पर ले लिया, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट मैंने यहां पर ले लिया और इस वाले फोकस से जो फोकस इसका 1 और ये वाला 2, तो 1 से इसे यहां से मैंने क्या करा? कनेक्ट कर दिया, ज्वाइन कर दिया। तो ये जो लेंथ होगी इसे मैंने मान लिया कितनी है? ये L1 है। उसके बाद दूसरे फोकस से भी मैंने इसे कनेक्ट कर दिया, तो ये वाली जो लेंथ होगी, ये वाली मैंने मान लिया कितनी होगी? ये L2 होगी। अब नेक्स्ट क्या है कि मैंने एक नीचे यहां पर पॉइंट लिया B। क्या पॉइंट लिया? B पॉइंट लिया। अब इससे मैंने इसे यहां पर 1 से उस B पॉइंट को मैंने यहां पर कनेक्ट किया पहले फोकस से और इसी को ही कनेक्ट कर रहा है यहां पर दूसरे फोकस से। तो सपोज करो कि ये डिस्टेंस L3 होगी और ये डिस्टेंस कितनी होगी? L4 होगी। तो यहां पर क्या है?
ये किस कंडीशन को फॉलो करेगा कि ये जो L1 प्लस L2 ये जो डिस्टेंस है वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है। L1 प्लस L2 इज इक्वल टू L3 प्लस L4। क्लियर है? आप यहाँ पर कोई भी एक पॉइंट ले सकते हैं और उस पॉइंट को अगर फर्स्ट फोकस से अगर आप ज्वाइन करेंगे तो फर्स्ट फोकस से ज्वाइन करेंगे, फिर उसे सेकंड फोकस से ज्वाइन करेंगे, तो जो भी डिस्टेंस है उसको हम ऐड करेंगे। सेम इसी तरह से अगर हम यहाँ पर इसके नीचे कोई भी पॉइंट लेंगे और उसे पहले फोकस से और दूसरे फोकस से अगर हम इसे कनेक्ट कर देंगे तो दोनों के दोनों, ये वाला जैसे L1 प्लस ये L2 था, ये L1 प्लस L2 इज इक्वल टू L3 प्लस L4 होगा। क्लियर है? ये तो होगी पहली चीज। अब दूसरी चीज क्या समझते हैं कि यहाँ पर दो एक्सिस होते हैं, दो एक्सिस होते हैं। एक तो होता है इसका सेमी मेजर एक्सिस, ये जो लंबा वाला ये जो एक्सिस है इसे बोलते हैं सेमी मेजर एक्सिस, और ये जो छोटा वाला है इसके सेंटर से जो जा रहा है इस वाले एक्सिस को बोलते हैं सेमी माइनर एक्सिस। क्या बोलते हैं? सेमी माइनर एक्सिस। और इसके जो दोनों फोकस हैं वो फोकस यहाँ पर भी हो सकता है और वो फोकस यहाँ पर, इसके दो फोकस होते हैं। क्लियर है? तो बुक्स में जो भी हम पढ़ते हैं या लॉ में पढ़ते हैं उसमें क्या करते हैं, हम सिंपलिसिटी के लिए एक फोकस ले लेते हैं उसका यहाँ पर। क्लियर है? एक फोकस यहाँ पर उसका ले लेते हैं। और एक चीज और क्या है इसमें, मैंने आपको बताया कि ये माइनर एक्सिस है, ये छोटा वाला, और ये वाला क्या है, मेजर एक्सिस है। अब बात करते हैं किसकी, अब बात करते हैं केपलर्स फर्स्ट लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन। तो देखिए ये क्या कहता है, ध्यान से समझिए। अपनी कॉपी और पेन अपने साथ रखिए और जो जो मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूं उस चीज को आप नोट डाउन करते हुए चलिए, जिससे कि कोई भी पॉइंट आपसे मिस ना हो। तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है, एवरी प्लेनेट मूव्स अराउंड द सन, एवरी प्लेनेट मूव्स अराउंड द सन, जो भी प्लेनेट सूर्य के सन के हमारे चारों ओर चक्कर लगा रहा है, इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट। वो कैसा ऑर्बिट है, एक इलिप्टिकल ऑर्बिट है। क्लियर है? वो सर्कल नहीं है, वो क्या है, एक इलिप्टिकल ऑर्बिट है। एक इलिप्टिकल ऑर्बिट के चारों ओर वो आपका मोशन कर रहा है। सेकंड थिंग क्या है, एंड विद सन एट वन ऑफ द फोकी, और जो सन है उसकी एक फोकी पर है। दिस इज कॉल्ड केपलर्स फर्स्ट लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन। बस इतना ही। तो दो चीजें यहां पर समझने की है कि ये जो इलिप्टिकल ऑर्बिट है, यहां पर जो सन के चारों जितने भी प्लेनेट, सपोज कीजिए हम यहाँ पर प्लेनेट को हम अर्थ भी ले सकते हैं और कोई भी हम अदर प्लेनेट भी यहाँ पर हम ले सकते हैं। क्लियर है? तो ये सभी के लिए ही मान्य होगा। क्लियर है? क्योंकि लॉ है तो इसको सभी जितने प्लेनेट हैं जो भी इलिप्टिकल ऑर्बिट में सन के चारों ओर मूव कर रहे हैं वो उसके लिए ये तीनों के तीनों लॉ आपके मान्य होंगे। तो ये वाला जो लॉ है वो आपको समझ में आ गया होगा कि एवरी प्लेनेट मूव्स अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट। वो कैसे ऑर्बिट में यहाँ पर घूम रहा है, वो एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम रहा है। क्लियर है? इलिप्टिकल ऑर्बिट क्या होता है, ये पाथ होता है उस प्लेनेट का जिस पर वो आपका घूम रहा है इलिप्टिकल ऑर्बिट में। ठीक है? विद सन एट वन ऑफ द फोकी, जहां पर सन क्या होगा उसकी एक फोकी पर होगा। अब यहां पर मैंने लिखा हुआ है पेरिहेलियन फास्टेस्ट मोशन और एपेरियन शॉर्टेस्ट मोशन। इस सन से यहां तक की जो डिस्टेंस है, ये वाली जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम बोलते हैं पेरिहेलियन, इसे बोलते हैं पेरिहेलियन। और ये वाली जो यहां से इस सन से और यहां तक की जो डिस्टेंस है इसे बोलते हैं हम एपेरियन। क्या बोलते हैं इसे? एपेरियन बोलते हैं। तो ये सारी चीजें आपको नोट डाउन करने की है। तो इस पेरिहेलियन पे इसका जो मोशन होता है वो फास्टेस्ट मोशन होता है और एपेरियन पे जो इसका मोशन होता है वो स्लोवेस्ट मोशन होता है। एक चीज और ध्यान रखने की है कि जो केपलर्स केवल ये बताता है कि वो अगर सन के चारों ओर कितने जो भी प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं वो मूव किस तरह से कर रहे हैं ये बताता है, ये नहीं बताता कि क्यों कर रहे हैं। ठीक है? व्हाई दे आर मूविंग अराउंड द सन, ये केपलर्स का लॉ नहीं बताता। इस
इसको कौन बताता है? हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बताता है कि ये प्लेनेट सन के चारों ओर क्यों मूव कर रहे हैं, और ये जो केपलर्स लॉ है ये बता रहा है कि ये जो प्लेनेट्स हैं सन के चारों ओर ये मूव कर रहे हैं, तो ये मूव करते करते ये किन किन लॉज को ये फॉलो करेंगे। क्लियर है? अब यहां पर आते हैं, ये हमारा फर्स्ट लॉ है। आई थिंक ये वाला लॉ आपका क्लियर हो गया होगा कि ऑल द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट, फर्स्ट वन, एंड सन इज एट द फोकी ऑफ द इलिप्टिकल ऑर्बिट, और सन किस पर होगा? उसके फोकी पर होगा। क्लियर है? नेक्स्ट वन हम किस पे आते हैं? केपलर्स सेकंड लॉ। तो ये जो केपलर सेकंड लॉ है वो बोलते हैं लॉ ऑफ एरियाज, और बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है वाला कि केपलर्स सेकंड लॉ। अब जैसे कि ये लॉ जो है वो लॉ ऑफ एरियाज का है, ये लॉ ऑफ एरियाज का है, तो इस वाले लॉ को पढ़ लेते हैं कि क्या है एक्चुअल में। आपको यहाँ पर डेफिनेशन जितनी भी है बुक्स में मिल जाएंगी, या आप ऑनलाइन सर्च करेंगे वहां पर मिल जाएगी, लेकिन हमें क्या करना है? इसके कॉन्सेप्ट को यहाँ पर समझना है। तो कॉन्सेप्ट को समझने के लिए अगर बात करें इसके सेकंड लॉ की, तो सेकंड लॉ स्टार्ट करते हैं, द लाइन जॉइनिंग द सन, द लाइन जॉइनिंग द सन, द लाइन जॉइनिंग द सन टू द प्लेनेट, टू द प्लेनेट, जो भी लाइन सन से उस प्लेनेट को ज्वाइन कर रही है वो स्वीप्स मतलब उसे कवर कर रही है, स्वीप कर रही है इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल एरिया किस में कर रही है वो कवर? इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। अब इक्वल एरिया इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कैसे कवर कर रही है देख लेते हैं। सपोज कीजिए कि यहाँ पर हमें पता है फर्स्ट लॉ से कि सन एक फोकी पर होगा और जो प्लेनेट है इसके चारों ओर अपने ऑर्बिट में वो चक्कर लगा रहा है। क्लियर? तो जब वो चक्कर लगा रहा है तो सपोज कीजिए वो पहले ए पॉइंट पर था, और ए पॉइंट पे जाने के बाद आप मानिए एक एग्जांपल के तौर पर ले लेते हैं कि वो ए से बी तक जाने में कितना लेता? वो 1 मंथ लेता। क्लियर है? अब सपोज कीजिए कि यहां पर आप इधर लो या इधर लो, कहीं भी आप इसमें एक पॉइंट ले सकते हैं। सपोज कीजिए कि बी से और यहां पर डी तक जाने में, ए से बी तक जाने में ये जो मैंने दिखाया ये एरिया कवर करा, तो ये जो ओ से और डी तक यहां तक जाने में वो ये वाला एरिया को वो कवर करेगा। क्लियर? इस वाले एरिया को वो कवर करेगा। सही है? तो ये वाला सपोज कीजिए कि 1 मंथ में कवर करा, और ये वाला भी उसने कितने मंथ में कवर करा? 1 मंथ में। ये भी 1 मंथ में कवर करा। ठीक है? तो दोनों का टाइम कितना हो गया? सेम हो गया। यहां पर दोनों का टाइम जो हो गया वो सेम हो गया। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या है? इस लॉ के अकॉर्डिंग अगर दोनों का यहां पर टाइम, यहां पर दोनों का 1 मंथ है, तो इनका जो एरिया होगा, जो इसने एरिया को कवर करा है, इस एरिया को कवर करा है, तो वो दोनों एरिया भी आपस में क्या होंगे? सेम होंगे। जैसे कि अगर इस एरिया को माना मैंने यहां पर A1 और इस एरिया को माना मैंने यहां पर A2, A1 और A2, तो फ्रॉम द सेकंड लॉ ऑफ केपलर हम क्या कह सकते हैं कि अगर दोनों ही एरिया इसने 1 मंथ में कवर करे तो यहां पर क्या हो जाएगा? A1 इक्वल टू A2। दोनों एरियाज भी क्या होंगे? आपस में सेम होंगे। इसी वजह से यहां पर लिखा हुआ है द लाइन जॉइनिंग द सन टू द प्लेनेट स्वीप्स इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, कि दोनों के दोनों एरियाज को कवर करने में ये अगर टाइम सेम है, इसका 1 मंथ है 1 मंथ है, तो उनका जो एरिया होगा जो उसने स्वैप करा है या कवर किया है वो भी क्या होगा? सेम होगा। सेम इसी तरह से C से D तक अगर उसका एरिया है A3, तो ये A3 भी अगर सपोज कीजिए कि 1 मंथ में उसने कवर करा है, तो ये A3 भी क्या होगा? ये A1 और A2 के ये भी इक्वल होगा। A1 A2 इज इक्वल टू A3। तो आई थिंक आपको इसमें थोड़ा समझ में आया होगा कि अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है तो उसके द्वारा स्वैप किया हुआ जो भी एरिया है वो भी क्या होगा? आपस में इक्वल होगा।
तो इस चीज को ध्यान रखें, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। और इसी से ही आती है एक एरियल वेलोसिटी। एरियल वेलोसिटी क्या होती है? एरियल वेलोसिटी क्या होती है कि जो भी उसने कवर की यही है यहां पर एरिया, जो भी उसने स्मॉल एरिया कवर करा है, सपोज करो कि डेल्टा ए, ये वाला उसने एरिया कवर करा है। डेल्टा मतलब डिफरेंस को दिखा रहे हैं कि कितना उसने स्मॉल पार्ट ऑफ एरिया जितना भी कवर करा है जितने भी टाइम में, ये क्या होगा हमारा कांस्टेंट होगा। और ये जो डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी है, दिस इज कॉल्ड द एरियल वेलोसिटी। ये एरियल वेलोसिटी क्या होगी यहां पर? ये कांस्टेंट होगी। क्लियर है? तो यहां पर केवल और केवल आप देख सकते हैं कि एरिया ऑफ ए ओ बी, एरिया ऑफ ए ओ बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ सीओडी, एरिया ऑफ सीओडी। तो ये दोनों के दोनों एरियाज क्या है यहां पर? ये सेम होंगे। क्लियर है? अगर दोनों में इक्वल टाइम लगा है तो दोनों के एरियाज भी क्या होंगे? वो सेम होंगे, क्योंकि ये जो डी अपॉन डी टी है ये भी क्या है? दोनों का यहां पर आपका सेम है। अब अगर ये कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है, ठीक है, तो अगर ये कांस्टेंट है तो ये कांस्टेंट है, तो इसे भी क्या होना पड़ेगा? इस क्वांटिटी को भी यहां पर कांस्टेंट होना पड़ेगा। क्लियर है? तो डेल्टा ए भी क्या होगा यहां पर? कांस्टेंट होगा। इक्वल एरियाज कवर इन इक्वल टाइम। क्लियर है? सो दिस इज ऑल अबाउट केपलर सेकंड लॉ एंड दिस इज ऑल अबाउट केपलर फर्स्ट लॉ कि इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम रहे हैं और सन उसकी एक फोकी पर है। और सेकंड वन क्या है कि इक्वल एरिया किस में कवर कर रहा हो? इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। तो वेरी सिंपल है, ठीक है। तो आप इसे क्या है कि ये जो मैंने यहाँ पर आपको बताया है इसके आप कॉन्सेप्ट को समझिए, ठीक है, और नोट डाउन करते चलिए। कोई भी अगर पॉइंट यहाँ पर स्किप हो गया तो वीडियो को रिवाइज कीजिए और रिवाइज करके उसे आप दोबारा से लिखिए और उसे समझिए, ठीक है। अब बात करते हैं केपलर्स थर्ड लॉ की। जो केपलर्स का थर्ड लॉ है वो है लॉ ऑफ पीरियड्स। पीरियड्स का मतलब जो होता है वो होता है टाइम से। किससे होता है? टाइम से। क्लियर है? तो अगर टाइम की बात करें तो ये लॉ क्या कहता है? द स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन। द स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन। अब पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन कैसे निकालेंगे कि वो अपना पूरा का पूरा जो यहां पर ऑर्बिट, पूरा का पूरा इस ऑर्बिट को कवर करने में कितना टाइम लेगा। जैसे कि जो अर्थ है वो सन के चारों ओर उस ऑर्बिट को कवर करने में 365 डेज एंड 6 आवर्स लेती है, 365 दिन और 6 घंटे लेती है उस पूरे के पूरे इसको ऑर्बिट में घूमने में। क्लियर है? ये हम सबको पता है, ठीक है। तो ये वो ही क्या कहलाता है यहां पर? उसका पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन कहलाता है। और सभी जितने भी आपके प्लैनेट्स हैं उनका जो पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन है वो अलग अलग हो सकता है। क्लियर है? अगर सपोज करो हमने उसका नाम दे दिया टी, कैपिटल टी, कि कैपिटल टी में कोई भी प्लैनेट सूर्य के चारों ओर उस ऑर्बिट में पूरा चक्कर लगा रहा है। क्लियर है? ये क्या होता है? ये प्रोपोर्शन होता है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस। अब ये मीन डिस्टेंस क्या होता है? इस मीन डिस्टेंस को समझना कि मीन डिस्टेंस होता क्या है। ये मीन डिस्टेंस क्या होता है कि ये इस सन से और ये जो इसके पास वाला ये वाला जो पॉइंट है इसे बोलते हैं पेरिजी। दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। इस डिस्टेंस को हम बोलते हैं पेरिजी और इसे बोलते हैं अपोजी। ये वाला पॉइंट से और ये वाला जो पॉइंट है इस दोनों पॉइंट को के बीच की जो डिस्टेंस है इसे बोलते हैं अपोजी। आप देख सकते हैं कि ये वाली डिस्टेंस जो स्मॉल है और ये वाली डिस्टेंस जो है वो लार्ज है। तो मीन डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? हम दोनों को ऐड करेंगे सिंपली और 2 से डिवाइड कर देंगे। ओके, तो हमारी क्या आ जाएगी? मीन डिस्टेंस। तो हमने यहां पर समझा कि टाइम ऑफ रेवोल्यूशन क्या होता है कि पूरे के पूरे एक ऑर्बिट के चक्कर लगाने में उसे कितना टाइम लग रहा है। और यहां पर ये जो मीन डिस्टेंस क्या हो जाएगी? मीन डिस्टेंस उसकी, अगर सपोज करिए कि ये वाला ऑर्बिट है तो ये वाले ऑर्बिट में आपका ये वाला जो है पार्ट ये हो गया R1 और ये वाला जो पार्ट हो गया वो R2 हो गया।
और जो मीन डिस्टेंस हमने निकाली वो a इज इक्वल टू r1/r2। अब इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता है कि अगर सपोज कीजिए कि इसे a ना लेकर इसे मैं यहाँ पर r ही लिख दूं, ठीक है, तो ये क्या है कि इस r का क्यूब, इस r का क्यूब किसके प्रोपोर्शनल होता है, जो टाइम जो कवर किया है उसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, ये उसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। दोबारा सुनिए, ये यहाँ पर उसकी जो मीन डिस्टेंस हमने निकाली है उसका क्यूब उसके टाइम ऑफ रेवोल्यूशन के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि अगर आपको प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाना है तो उसकी जगह क्या लगाना पड़ेगा, एक यहाँ पर कोष्टेंट लगाना पड़ेगा। वो कोष्टेंट हमने लगा दिया यहाँ पर k इज द कोष्टेंट, ठीक है, इसकी एक जो भी वैल्यू होगी वो इसकी कोष्टेंट होगी। अब r क्यूब इज इक्वल टू क्या हो गया, k t स्क्वायर। अब यहां से क्या है, अगर मैं k की वैल्यू निकालना चाहूं तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मैं सिंपली क्या करूंगा, t स्क्वायर उधर डिवाइड, इधर मल्टीप्लाई करना, उधर जाकर क्या करेगा, ये डिवाइड करेगा, तो k इज इक्वल टू आ जाएगा r क्यूब अपॉन t स्क्वायर। तो इस पर हमारे बहुत से न्यूमेरिकल्स आते हैं। वो न्यूमेरिकल में क्या देगा आपको, वो ये बोल देगा कि पहला वाला जो आपकी पहला वाला सपोज कीजिए कि अगर एक यहाँ पर ये सन हो गया, ये उसका इलिप्टिकल ऑर्बिट हो गया, और ये एक दूसरा हो गया, ये उसका इलिप्टिकल ऑर्बिट हो गया, और जो उसकी मीन डिस्टेंस है इस सन से वो पहले की क्या है, वो r1 है, r1 मान लो, और दूसरे की क्या है वो r2 मान लो, ये मान सकते हैं। या हम इसे ले सकते हैं ये a1 है और ये कितनी ले सकते हैं हम, ये a2 है, इस तरह से ले सकते हैं। क्लियर है? तो ये क्या होगा, इससे अगर हम डिफरेंशिएट करें कि इस वाले ऑर्बिट में ये a मान लो, ये b मान लो, तो a वाला जो उसकी मीन डिस्टेंस क्या है, a1 है, और b वाला जो है उसकी मीन डिस्टेंस कितनी है, a2 है, ये वाला है। तो इस लॉ को प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे हम कि ये a1, इसमें जो टाइम लगा है पहले वाले ऑर्बिट को ये कवर करने में t1, और दूसरे वाले ऑर्बिट को क्या लगा है, b वाले को t2। क्लियर है? ये कंफ्यूजिंग नहीं होना चाहिए। दो ऑर्बिट है, दो यहाँ पर प्लेनेट है a और b, ये दोनों के ऑर्बिट है। पहले की जो मीन डिस्टेंस है वो a1 है और उसका जो टाइम ऑफ रेवोल्यूशन है वो t1 है। दूसरा क्या है, यहाँ पे b है और b की जो मीन डिस्टेंस है वो a2 है और उसका टाइम ऑफ रेवोल्यूशन t2 है। तो इस फॉर्मूले से हम क्या कर सकते हैं, हमें जब पता है कि r क्यूब अपॉन t स्क्वायर वो क्या है, हमारा कांस्टेंट है, वो क्या है, कांस्टेंट है, तो इससे क्या कर सकते हैं हम कि r1 क्यूब अपॉन t1 स्क्वायर इज इक्वल टू r2 क्यूब अपॉन t2 स्क्वायर। ये एक फॉर्मूला हम यहाँ पर बना सकते हैं, बिकॉज हमें क्या पता है कि ये जो पूरी की पूरी ये जो है ये क्वांटिटी क्या है, ये कांस्टेंट है, ये वाली क्वांटिटी भी क्या है, कांस्टेंट है। तो ये दोनों आपस में क्या हो सकते हैं, बराबर हो सकते हैं, ये a के लिए है, ये b के लिए है। तो इस तरह से इसकी जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है हम यहाँ पर उसे सोल्व आउट कर सकते हैं। तो ये हमारे तीनों के तीनों लॉज हो गए। क्लियर है? अब इस लॉ को अगर आपको रिवाइंड करना है दोबारा तो केवल आप याद रखिए दिस इज लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। क्लियर है? लॉ ऑफ ऑर्बिट्स में क्या है कि ऑल द प्लैनेट्स मूव अराउंड इन इलिप्टिकल ऑर्बिट। इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करते हैं और सन इसकी एक फोकी पर रहता है। जो फोकी है एक प्लूरल वर्ड है। क्लियर है? मैंने आपको बताया है कि किसी भी आपके इलिप्स में दो फोकस होते हैं, उस दोनों फोकस में आप कोई भी एक फोकस ले सकते हैं और उस न्यूमेरिकल को सोल्व कर सकते हैं। क्लियर? तो ये हमने फर्स्ट लॉ में देखा। सेकंड लॉ में क्या देखा कि जो भी आपका प्लैनेट है वो इक्वल एरिया स्वैप्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जो भी वो एरिया स्वैप करेगा वो क्या होगा, आपका इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल एरिया ही वो स्वैप करेगा। उसे बोलते हैं उसकी एरियल वेलोसिटी, और एरियल वेलोसिटी क्या होती है, उसकी कांस्टेंट होती है। क्लियर है कि ये वाला एरिया भी सेम हो जाएगा अगर ये 1 मंथ में यहां से यहां तक आया, और ये वाला एरिया भी सेम हो जाएगा क्योंकि 1 मंथ में आया, और ये वाला एरिया भी सेम हो जाएगा क्योंकि ये 1 मंथ में आया है। क्लियर है? यहां पर
एक चीज और हमने समझी है कि अगर ये सपोज करो कि ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट मैंने बताया कि अगर ये लाइन ज्वाइन कर रही है तो ये वाला पॉइंट है, ये सन के ज्यादा करीब है, तो यहाँ पर जो इसकी वेलोसिटी होती है वो ज्यादा होती है और यहाँ पर जो इसकी वेलोसिटी होती है वो कम होती है। क्लियर है? अब इस वाले लो में हमने क्या पढ़ा, द स्क्वायर ऑफ द पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन, जो भी उसका पूरे ऑर्बिट को कवर करने में जितना भी टाइम लग रहा है, ठीक है, उसका स्क्वायर किसके प्रोपोर्शनल होगा, उसकी मीन डिस्टेंस की। मीन डिस्टेंस क्या होती है कि ये वाली जो आपकी पहली जी है और ये वाली आपकी अपोजी है, कि ये वाली आप देख सकेंगे कि ये वाली डिस्टेंस ज्यादा है और ये वाली डिस्टेंस कम है, बट हम क्या लेंगे, इसका मीन ले लेंगे। मीन क्या होता है इसका, r1 प्लस r2 अपॉन 2, जो आपकी यहाँ पर पहली जी है और अपोजी को जोड़कर 2 से डिवाइड कर देंगे। और हम इसके बाद कैलकुलेटर्स ने क्या दिया कि r³ प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर। क्लियर? यहाँ पर हमने कांस्टेंट लगाया, k लगाया और k इक्वल टू क्या हो जाएगा, r³ अपॉन t स्क्वायर, ये हो जाएगा। और इसी से ही हमने क्या देखा कि अगर दो प्लेनेट है तो पहले प्लेनेट के लिए क्या हो जाएगा, r1³ अपॉन ये कितना हो जाएगा, t1 स्क्वायर, r³ अपॉन ये t1 स्क्वायर हो जाएगा, और सेकंड के लिए क्या हो जाएगा, b के लिए r2³ अपॉन t2 स्क्वायर। क्लियर है? तो इससे क्या कर सकते हैं हम, बाय कंपैरिजन से जितने भी हमारे न्यूमेरिकल है वो यहाँ पर हम सोल्व कर सकते हैं। फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ ऑर्बिट, सेकंड लॉ यह हो जाएगा आपका लॉ ऑफ एरियाज, और थर्ड लॉ क्या हो जाएगा आपका लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। तो दिस इज ऑल अबाउट आपका केपलर्स थर्ड लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन। तो ये आपको क्या करना है, इस वीडियो को बार बार देखना है। तो जितने भी आपके कॉन्सेप्ट हैं इस न्यूटन, ये आपके केपलर्स थर्ड लॉ को लेकर तीनों के तीनों आपके लॉ यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। इस वाले आपके ये जो आपका ये इस वीडियो में ये सारे के सारे आपके तीनों लॉ क्लियर हो जाएंगे। ये लॉ हमें ये बताता है कि ये प्लैनेट्स सन के चारों ओर किस तरह से मूव कर रहे हैं, उन पे कौन कौन से लॉ फॉलो होते हैं, ये क्यों कर रहे हैं सन के चारों ओर मूव, ये क्या बताता है, ये हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बताता है, जो कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा है। तो अभी के लिए ये जो है इस वीडियो को यहीं क्लोज करते हैं। इस वीडियो में आपको जो भी आप कमेंट करना चाहें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो अभी के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच।